हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगल पैथोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फंगल पैथोजेनेसिस। फंगल पैथोजेनेसिस। देखिए, इस वीडियो के बाद हम अपना जो एल्गी का क्लासिफिकेशन चल रहा था वो सिस्टमेटिक वे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, फंगल पैथोजेनेसिस बीच में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर है तो उनको पेपर भी देना है, तो उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो पढ़ाने का मतलब समझ में भी आएगा कि पढ़ाने की कोई वैल्यू है कि बच्चे अच्छा पेपर कर सकें। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सब चल ही रहा है। तो जो हमारे सिस्टमेटिक वे में जो भी प्रिपरेशन चल रही है एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो इसके बाद वाले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फंगल पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंगल पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे वो टर्म्स हम बार बार यूज़ भी करेंगे, चाहे वो कोई भी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हो, फंगल बैक्टीरियल। तो सबसे पहले भी पता होना चाहिए कि पैथोजेनेसिस होती क्या है। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है इसको आप देख लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में बताएंगे। पैथोजेनेसिस किसको कहते हैं? हम इन्फेक्शन प्रोसेस को, कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन हमारा किस तरीके से इन्फेक्शन को फैला रहा है, यही उसकी पैथोजेनेसिस है। तो चाहे हम पैथोजेनेसिस कह लें या इन्फेक्शन प्रोसेस कह लें, बात वही है। फिर बात आती है ये इन्फेक्शन वर्ड जो हमने लिखा है ये क्या होता है, इन्फेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। इन्फेक्शन होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजेनिक, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड होस्ट। ठीक है, मतलब किस तरीके से कोई पैथोजन है वो एंट्री करने के बाद, चाहे पहले तो वो होस्ट की में एंट्री मारेगा, एंट्री करने के बाद अपने आप को किस तरीके से होस्ट की सेल में या टिश्यू में इस्टेब्लिश करेगा, वो प्रोसेस को ही इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन का मतलब किस तरीके से वो फैलाएगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा जहाँ कहीं भी वो अंदर इन्फेक्शन करने के लिए गया है। तो वही हमें इन्फेक्शन को हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे? इनसाइड होस्ट सेल। फिर इसमें एक नेक्स्ट वर्ड आता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होती है भी हमें पता होना चाहिए। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फैलाने की जो कैपेसिटी है वो, या इसको कह सकते हैं एबिलिटी जो होती है, पैथोजेनिसिटी कहलाती है। इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी, कोई भी इन्फेक्शन कौन फैलाएगा? पैथोजन। तो किसी भी पैथोजन की जो डिजीज़ या इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है कि कम, उसको जो हम नापते हैं किस तरीके से, उसको हम नापते हैं वायरुलेंस के फॉर्म में। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वायरुलेंस या विरुलेंस, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, डिग्री या एक्सटेंट, डिग्री कह लें, एक्सटेंट ऑफ पैथोजेनिसिटी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कोई भी पैथोजेनेसिस, चाहे वो वायरल पैथोजेनेसिस हो, बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस हो, फंगल पैथोजेनेसिस हो, ये सारे वर्ड्स बार बार आते हैं तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो फंगल पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंगल पैथोजेनेसिस जो है या फंगल इन्फेक्शन प्रोसेस जो है वो उसके 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे फेजेस। फेजेस का मतलब क्या है? कितने चरणों में ये इन्फेक्शन प्रोसेस पूरी होती है, उसी को हम फेजेस कहेंगे। तो देखिए, पैथोजेनेसिस, जो फंगल पैथोजेनेसिस है उसके 3 अलग अलग फेजेस हैं। तो पहले फेज के नाम लिखेंगे। पहला फेज होता है इसमें प्री पेनिट्रेशन फेज, मतलब पेनिट्रेशन करने से पहले का फेज। दूसरा होता है इसमें पेनिट्रेशन फेज। पेनिट्रेट करना, अंदर जाना। कहाँ जाना? अंदर, होस्ट के अंदर जाना। और तीसरा होता है पोस्ट पेनिट्रेशन फेज।
पोस्ट पेनिट्रेशन फेज मतलब पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, अंदर जाके करने क्या गया है वो भी हमें देखना होगा कि पोस्ट पेनिट्रेशन फेज में क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 अलग अलग फेजेस हो गए, जिसमें से सबसे पहला हम हेडिंग डाल लेंगे प्री पेनिट्रेशन फेज, फिर देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। प्री पेनिट्रेशन फेज। अब देखिए प्री पेनिट्रेशन फेज, अभी पेनिट्रेट नहीं किया है, लेकिन अभी पेनिट्रेट करने से पहले अपने आप को तैयार कर रहा है। कौन तैयार कर रहा है? फंगस। ठीक है, तो फंगस या कोई भी पैथोजन अपने आप को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? वो ग्रो करेगा, ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेगा। तो इसमें क्या होता है? प्री पेनिट्रेशन फेज में होती है ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ग्रोथ ऑफ पैथोजन, इसमें पैथोजन ग्रो करेगा, क्या उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? स्पोर जर्मिनेट करेगा। जैसे पैथोजन तो ग्रो करेगा ही, और पैथोजन्स के जो स्पोर्स होते हैं वो होस्ट के ऊपर जर्मिनेट करेंगे, या हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर भी इसी में होगा। फंगल स्पोर का जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। फंगल स्पोर जो हैं वो कहाँ जर्मिनेट करेंगे? ओवर होस्ट सेल या टिश्यू जो भी होगा उसके सरफेस पे ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, जर्मिनेट करेगा। इस केस में क्या होगा? जो स्पोर होगा, स्पोर वैसे तो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन इस जो प्री पेनिट्रेशन फेज है उसमें स्पोर क्या करेगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों होगा? क्योंकि उसको ग्रो करना है ना, तो जब तक उसमें अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा नहीं, मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ाएगा, अपने लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ों को का मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब तक क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ के फेज़ में या प्री पेनिट्रेशन फेज़ में स्पोर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिप्रोडक्शन इसमें बिल्कुल भी मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि ग्रो तो करना है, लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले उनको ग्रो करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो पहले ग्रो करेगा तब रिप्रोडक्शन कर पाएगा, तो ग्रो करने के लिए उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना होगा। ठीक है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं प्री पेनिट्रेशन फेज की मैंने आपको बताई कि स्पोर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, जर्मिनेट करेगा होस्ट की सरफेस पे। ठीक है, और क्या बनाएगा? स्पोर एक चीज़ बनाता है, इसमें स्पोर बनाता है जर्म पोर। स्पोर बनाता क्या है? स्पोर के अंदर एक जर्म पोर होता है, और उसी जर्म पोर से क्या निकलती है? एक जर्म ट्यूब निकलती है, जर्म ट्यूब। स्पोर के पास एक जर्म पोर होता है जहां से जर्म ट्यूब निकलती है, और यही ट्यूब क्या करेगी? आगे वाला जो फेज है पेनिट्रेशन का फेज, उसमें वो हेल्प करेगी। मतलब पैथोजन ग्रो हुआ, ठीक है, जर्मिनेट किया होस्ट के ऊपर, उस टाइम पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव था, और उसका जो जर्म पोर था वो जर्म ट्यूब बनाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये सारी की सारी प्रोसेस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी? कि फिजिकल क्या फैक्टर्स क्या है? तो ये जो प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, या हम सब इसको कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर हुआ, मॉइस्चर हुआ, pH हुआ, फैक्टर्स, एंड एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर से यहाँ मतलब है जैसे उसको सॉइल में ग्रो कर रहा है कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट पे ग्रो कर रहा है। तो जैसे राइजोस्फीयर होता है, ऐसे एक फिलोस्फीयर होता है। जो हमारा फिलोस्फीयर का मतलब क्या है? जहाँ जो स्टेम या जो लीफ की सरफेस के ऊपर जो ग्रो करते हैं उसको फिलोस्फीयर कहते हैं, और अगर रूट पे कोई फंगस ग्रो कर रहा है तो उसको राइजोस्फीयर कहेंगे। तो राइजोस्फीयर की कैसी कंडीशन है, वहाँ का क्या मतलब सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है कि बेसिक है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ रूट ऐसा कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हो सॉइल में जो कि फंगल पैथोजन को इनहिबिट कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हो जो फंगल पैथोजन की ग्रोथ को बढ़ा दे। तो वही एटमॉस्फेयर से मतलब है कि जिस एरिया में वो ग्रो कर रहे हैं, या लीफ की सरफेस पे, स्टेम की सरफेस पे, रूट की सरफेस पे, उसके चारों ओर का क्या मतलब एटमॉस्फेयर है, वो फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है, उस कंडीशन पे भी प्री पेनिट्रेशन फेज डिपेंड करेगी। अगर ये सब चीज़ें मतलब
फेवरेबल नहीं होंगी तो ये जर्म ट्यूब जैसी कोई चीज़ बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो प्री पेनिट्रेशन फेज में इतनी ही चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेनिट्रेशन फेज, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे पेनिट्रेशन फेज। पेनिट्रेशन फेज, पेनिट्रेशन फेज में क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो फंगल थ्रेड है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हाइफा होता है, फंगल थ्रेड जिसको हम कहते हैं, फंगल थ्रेड क्या करेगा इस कंडीशन में, फंगल थ्रेड कहाँ एंटर करेगा, होस्ट में, एंटर्स इनसाइड होस्ट, ठीक है। फंगल जो थ्रेड है अब होस्ट के अंदर जाएगा, इसी को हम कहेंगे पेनिट्रेशन फेज। जो फंगल थ्रेड है या फंगल हाइफा जिसको कह सकते हैं, वो एंटर करेगा होस्ट के अंदर। तो होस्ट के अंदर, यहाँ होस्ट कौन है, प्लांट है। तो होस्ट के अंदर जाने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो नेचुरल ओपनिंग से जाएंगे, जो प्लांट में कुछ नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से या तो वो अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा नेचुरल ओपनिंग से, या तो अगर कोई वुंड है प्लांट में, अगर कोई वुंड है या कोई कट लगा हुआ है तो वहाँ से अंदर जा सकता है, या क्या करेगा, डायरेक्ट पेनिट्रेट कर देगा। कुछ भी नहीं है अगर इसमें तो डायरेक्ट वो पेनिट्रेशन भी कर सकता है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन, मैकेनिकल पेनिट्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। डायरेक्ट पेनिट्रेशन को हम मैकेनिकल पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं। अब नेचुरल ओपनिंग्स आप कहेंगे क्या होती है, नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं जैसे स्टोमेटा हो गया, प्लांट में स्टोमेटा पोर होते हैं ना, स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गए, लेंटिसेल्स, ठीक है। तो स्टोमेटा हो गए, लेंटिसेल्स हो गए, हाइडेथोड्स हो गए, ये सब नेचुरल ओपनिंग्स हैं जहाँ से फंगल थ्रेड अंदर जा सकता है होस्ट के, ठीक है। तो अब जैसे होता क्या है, हमने वुंड और डायरेक्ट पेनिट्रेशन आपको पता ही है, नेचुरल ओपनिंग्स की मैंने एग्जांपल बता दी है। हाइडेथोड्स भी लिख लीजिए इसमें, हाइडेथोड्स, ठीक है। तो हुआ क्या, फंगस ने अपने आप को, या जो फंगल पैथोजन है उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है पेनिट्रेशन के लिए, उसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब जर्म ट्यूब, जैसा कि हमने भी बताया था कि जर्म पोर से जर्म ट्यूब बनेगी, तो जर्म ट्यूब क्या करेगी, जर्म ट्यूब पेनिट्रेशन फेज में क्या करेगी, ग्रो करेगी, साइज मतलब वो अपना इंक्रीज करेगी, ठीक है, अपना लेंथ इंक्रीज करेगी, और ग्रो करके वो जहाँ भी जाना है, मान लेते हैं कि नेचुरल ओपनिंग्स के पास जाना है, स्टोमेटा के पास जाना है, तो नियर, एक कंडीशन मान लेते हैं स्टोमेटा के पास जाना है, तो नियर स्टोमेटा ये क्या बनाएगी, जर्म ट्यूब जब स्टोमेटा के पास अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी तो वहाँ पे वो क्या बनाएगी, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, एप्रेसोरियम, ठीक है, जिसका आप स्पेलिंग लिख लीजिए, APPRESSORIUM, एप्रेसोरियम बनाएगी, ठीक है। अब इस एप्रेसोरियम जो इस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, या इसको सोलिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसका भी मैं फिगर आपको दिखा दूंगी एक बार। तो एप्रेसोरियम में आप क्या मतलब एप्रेसोरियम जो होता है उससे क्या जर्मिनेट करता है या उससे क्या ग्रो करता है, उससे आगे जाकर के बनता है पेनिट्रेशन हाइफा, पेनिट्रेशन हाइफा, पेनिट्रेशन हाइफा की फॉर्मेशन हो जाती है एप्रेसोरियम से। अब ये पेनिट्रेशन हाइफा या तो क्या करेगा, इंट्रासेल्युलर ग्रो करेगा या इंटरसेल्युलर माइसीलियम बनाएगा। तो इंट्रा और इंटर सेल्युलर माइसीलियम, या तो ये जो पेनिट्रेशन हाइफा है वो स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटल सेल के अंदर घुस जाएगा, या तो उसकी सराउंडिंग में माइसीलियम बनाएगा, जो इंटर सेल्युलर स्पेसेस होते हैं वहाँ पे एक माइसीलियम बना देगा। जैसे मैं थोड़ा ड्रॉ करके बना लेती हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्टोमेटा या इस लीफ की जो सेल्स हैं इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल के बीच में देखिए कुछ कुछ स्पेस भी है। तो हमने क्या बताया आपसे कि ये जो फंगस है, फंगस पहले तो यहाँ ग्रो करेगा, ठीक है, यहाँ फंगस जो है वो ग्रो करके बड़ा साइज का हो गया, इसने एक जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जर्म ट्यूब देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एप्रेसोरियम के फॉर्म में, जैसे एप्रेसोरियम ने कहा एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में से होता हुआ यहीं से ग्रो करेगा क्या, पेनिट्रेशन हाइफा। पेनिट्रेशन हाइफा जैसे मान लीजिए ये जो हम बना रहे हैं, ये हो सकता है इस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाकर के फैले, या हो सकता है वो डायरेक्ट सेल के, मतलब ये जो हमारे स्टोमेटल पोर के थ्रू या मीजोफिल सेल्स में एंटर कर जाए। तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी इधर उधर देखी जा सकता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में कैसे ट्रेवल कर रहा है पूरा, ये माइसीलियम बना लेगा। या फिर एक एक जो भी हमारी सेल है या स्टोमेटा उसके अंदर भी डायरेक्ट पेनिट्रेट करके जा सकता है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पेनिट्रेशन हाइफा इंट्रा और इंटरसेलुलर माइसीलियम के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा ये पेनिट्रेशन फेज यहीं पे खत्म हो जाएगा, पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, उसमें इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट आता है आपका पोस्ट पेनिट्रेशन फेज। ठीक है, तो पोस्ट पेनिट्रेशन फेज इसके बाद हम देखते हैं। पोस्ट पेनिट्रेशन फेज हम हेडिंग डालेंगे पोस्ट पेनिट्रेशन फेज। मतलब अभी क्या हो चुका है, फंगस ग्रो कर चुका है, पेनिट्रेट करके अंदर चला गया है। अब लास्ट फेज या थर्ड फेज हमें डिस्कस करनी है, जिसको हम पोस्ट पेनिट्रेशन फेज कहेंगे। अब इसमें होगा क्या, पेनिट्रेशन होने के बाद, पेनिट्रेशन होने के बाद हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर पेनिट्रेशन, आफ्टर पेनिट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन इनसाइड होस्ट, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो या इंटरसेलुलर स्पेसेस हो। ठीक है, इनसाइड होस्ट, आफ्टर पेनिट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन इनसाइड होस्ट, ये हमारा पोस्ट पेनिट्रेशन फेज का मेन मुद्दा रहेगा। इसमें क्या होगा, कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी, मतलब जो हम कह सकते हैं पैथोजन फॉर्म्स कॉलोनीज। कॉलोनीज बना भी सकता है, या अगर उसको कॉलोनी नहीं बनानी है तो नहीं भी बना सकता है, लेकिन कोलोनाइजेशन फेज जो होगा वो आपका पोस्ट पेनिट्रेशन फेज से रिलेटेड होगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब जो पोस्ट पेनिट्रेशन फेज होता है उसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं, किसके, फंगल पैथोजेंस के। तो वो सिक्रीशंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्रीशंस, डेवलपमेंट करना है उसको अपना अंदर जा कर के पोस्ट के अंदर, तो उसे कुछ कुछ सिक्रीट करना पड़ेगा। सिक्रीट क्यों करेगा, क्या करेगा, ये भी देखिए। सिक्रीशन में सबसे पहले तो वो कुछ एंजाइम सिक्रीट कर सकता है, एंजाइम सिक्रीट कर सकता है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स सिक्रीट कर सकता है, या फिर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर भी सिक्रीट करते हैं कुछ फंगस। ग्रोथ रेगुलेटर्स किसके, प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि अब ये प्लांट के अंदर उनको ग्रो करना है, तो प्लांट मर जाएगा तब वो क्या ही उससे वो फ़ायदा उनको होगा। तो कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन जिनको हम कहते हैं उनका भी सिक्रीशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पोस्ट पेनिट्रेशन में ही पढ़ लेंगे, प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स को कहेंगे। एंजाइम्स में क्या क्या सिक्रीट कर सकते हैं फंगस, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्लांट की सेल है वो सेलुलोज की बनी होगी, उसको डिग्रेड करने के लिए वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे, या उसके स्ट्रक्चरल लॉस को, स्ट्रक्चरल लॉस ऑफ प्लांट सेल। एंजाइम्स क्या करेंगे, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। जैसे क्या क्या एंजाइम हो सकते हैं, काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। पैक्टिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है, पैक्टिन एस्टरेज, या आपने सुना होगा पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, ये क्या करता है, ये मतलब जो भी राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेल वॉल को लूज बनाने का काम करता है। जो प्लांट सेल वॉल है उसकी लूजनिंग क्या कौन करेगा, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। इसके अलावा सेल्यूलेज एंजाइम भी कुछ कोई फंगस सिक्रीट करेगा। तो ये सारे आपके एंजाइम के एग्जाम्पल हो गए जो फंगस सिक्रीट करता है आफ्टर पेनिट्रेशन या पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज में। ठीक है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं
वो स्ट्रक्चरल लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कमज़ोर बना देते हैं। किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो बना देते हैं, किसकी, प्लांट की। टॉक्सिन यही तो करेंगे। अब टॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन कैसा होता है, सिक्रीट किया जाता है बाहर, सिक्रीट्स आउटसाइड, और ये मोर टॉक्सिक, ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एंडोटॉक्सिन बाउंडेड फॉर्म में रहता है, या कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फंगस के वही क्या करेंगे, एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करेंगे। कुछ उसमें ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है फंगस में जो एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव कर जाए, वो बाउंडेड फॉर्म में होंगे और लेस टॉक्सिक होंगे देन एक्सोटॉक्सिन, लेस टॉक्सिक होंगे। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन जो होंगे बाउंडेड फॉर्म में होंगे, लेस टॉक्सिक होंगे। अब इसमें से जो कुछ टॉक्सिन्स ऐसे भी होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ होस्ट नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, टॉक्सिन्स जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, और होस्ट नॉन स्पेसिफिक, या हम इसको नॉन स्पेसिफिक भी केवल लिख सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, टॉक्सिन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों ही टाइप की हो सकते हैं। तो जो नॉन स्पेसिफिक होगा वो एक से ज़्यादा पैथोजन पे काम कर जाएगा, जो स्पेसिफिक होगा उसके लिए उस पैथोजन के लिए केवल एक ही होस्ट होगा जो उसी को मतलब अपने हिसाब से ट्रीट कर पाएगा। ठीक है, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिक्रीट करते हैं, कौन, जो फंगल पैथोजन्स होते हैं वो अंदर जा करके होस्ट के, उन ग्रोथ रेगुलेटर्स में देख लीजिए। देखिए, कुछ टॉक्सिन की एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे कि कौन से टॉक्सिन कौन सा फंगस सिक्रीट करता है, लेकिन वो हम बाद में जब फंगस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम डिटेल में बताएंगे। अभी केवल हम ये पैथोजेनेसिस के फेज डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट हार्मोन, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो ऑक्सिन सिक्रीट करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ये मैनी फंगस, इसमें आप लिख सकते हैं मैनी फंगस। ठीक है, कई सारे फंगस जो होते हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो काइनिन्स, ये साइटोकाइनिन जो होते हैं ना, वो सिक्रीट कर सकते हैं, काइनिन्स। ठीक है, अब काइनिन्स वाले में जो आता है वो यूरोमाइसीस फंगस एक है, वो इसमें मेनली आते हैं, इसका नाम याद कर लीजिए आप, यूरोमाइसीस। इस जीनस के मेंबर जो होते हैं काइनिन सिक्रीट करते हैं। और एक तो आप सबको पता होगा जिबरेलिक एसिड, इसको सिक्रीट करने वाले फंगस को नाम है, जहाँ से ये जिब्रेलिक एसिड सबसे पहले आइसोलेट भी किया गया था, उसका नाम है जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई एक फंगस है जो जिब्रेलिक एसिड का सिक्रीशन करता है। ये सारे के सारे जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि प्लांट अगर अच्छा ग्रो करेगा तो उसमें जो रहने वाला पैथोजन है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट पेनिट्रेशन फेज हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये फंगल पैथोजेनेसिस में इतना ही आपको पढ़ना है। 3 फेजेस होते हैं, प्री पेनिट्रेशन फेज और पोस्ट पेनिट्रेशन फेज। अगर आप चाहें तो इसको डायग्राम बनाकर भी बता सकते हैं, लेकिन डायग्राम सिंपल आप जो मैंने बताया था पेनिट्रेशन फेज में किस तरीके से पेनिट्रेशन हाइफा बनता है वो आप बना के बता सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो अपना जो सीक्वेंस वाइज चल रहा था उसी तरीके से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, आप नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।